Hello student. So welcome back. So in the last session we discussed about theory of lenses, and this session I'm going to take few questions based on refraction at single spherical surfaces, lens formula and theory of lens that we discussed in the other session, right? So these are standard questions that I'm taking from the notes that you people have been given. Okay. So the first three questions that I'm going to take are based on refraction at a single surface. Now to make it easier for you all, I'll give you that formula right here on the board. It is mu2 upon v minus mu1 upon u is equal to mu2 minus mu1 upon r. So based on this formula, I have already taken few questions. There are three more questions that are given in your notes. So we shall discuss them. So level 1 first question is based on refraction at single surface. So level 1 first question. So in that first question, students, it is given that a point object is placed in air at a distance of 40 centimeter from a concave refracting surface of refractive index 1.5. So this would be first question based on concave refracting surface. Whatever questions I had taken in the previous lectures were based on convex. So it will be a good practice for you. Alright. So point object is placed in air at a distance of 40 centimeter from a concave refracting surface having refractive index 1.5. So object distance is given and refractive index is also given. If the radius of curvature of the surface is 20, r is also given, then you have to find position of the image. आपको image की position बतानी है. So ये first question है concave surface पर. So मान लीजिए concave refracting surface है और इस surface का जो refractive index है वो 1.5 दे रखा है उन्होंने. इस तरफ air है जिसका refractive index 1 है. इस concave surface की जो radius है that I think is given as 20 centimeter, and there is a point object placed at a distance of 40 centimeter from the surface. तो यहाँ से ये distance 40 centimeter है. So अगर आप बच्चों ध्यान से देखो उस फॉर्मूले में, पहली बात तो ये फॉर्मूला यूज करना कैसे स्ट्राइक होगा, तो सिंपल तरीका है. कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो भी सिंगल है. सो रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस के लिए ये एक ही फॉर्मूला हमारे पास है. उसमें आपको μ2, अच्छा μ2 क्या है, जहाँ रे ऑफ लाइट जा रही है. सो डेफिनेटली लाइट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगी. सो ये रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करी, तो जहाँ जा रही है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5. तो मैं कह सकता हूँ μ2 का वैल्यू इज 1.5. तो डेफिनेटली μ1 कितना हुआ बच्चों, 1. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा है. हम डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से. तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप ऐसे ले रहे हो, अगेंस्ट ले रहे हो. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लिया जाएगा -40. करेक्ट. व्हाट अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए. सो रेडियस को डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कॉन्केव सरफेस का अगर एक स्फीयर होता, बच्चों मेरे फिंगर्स पर ध्यान दो, तो ये ऐसा होता स्फीयर, यानी इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो इस तरफ कहीं तो होगा. सो पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस इस तरह ली जाएगी, जबकि इंसिडेंट रे इस तरफ है. सो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी -20 सेंटीमीटर. क्या मेरे बच्चों को समझ में आई बात, सारी चीज़ें क्लियर है. एक बार फिर से देखते हैं. लाइट यहाँ से वहाँ जा रही है, जहाँ जा रही है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2. सो μ2 इज 1.5, μ1 इज 1. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ, इंसिडेंट रे इस तरफ है, आप अगेंस्ट जा रहे हो, तो -40. स्फेरिकल सरफेस का अगर मैं स्फीयर ड्रॉ करूँ तो स्फीयर कुछ ऐसा बनेगा, ये उसका सेंटर, पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस r, और वो r की वैल्यू होगी -20. अब ये सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें उस फॉर्मूले में, और देखिए क्या मिलता है. सो व्हेन यू डू दैट स्टूडेंट्स, व्हाट यू गेट, μ2 इज 1.5. v मुझे पता नहीं है, μ1 इज 1, दिस इज -40, μ2 1.5 -1 अपॉन रेडियस इज -20. सो क्या होगा बच्चों, 1.5 डिवाइडेड बाई v प्लस 1/40 की वैल्यू हो जाएगी -1/40. 1.5 - 1 इज 0.5. 0.5 को मैंने थोड़े लेक्चर पहले कहा था 1/2. 1/2 1/20 गिव्स यू 1/40 विद अ माइनस साइन. सो जब ये 1/40 उस तरफ जाएगा, प्लस ये भी -1/40, वो भी -1/40. सो कुल मिलाकर हो जाएगा -2/40. ठीक है ना. सो रेसिप्रोकल लेने पर v की वैल्यू, या फिर ऐसे देख लो आप. सो क्या मैं इसको 1/20 लिख सकता हूँ, हाँ सर. सो आई गॉट v एज -30.
VS -30 आ रहा है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आया, यानी इमेज भी अगर ये 40 है, रेडियस 20, यहाँ कहीं तो इमेज बनने वाली है। सो इमेज कहाँ बन रही है, 1.5 वाले मीडियम में या एयर में बन रही है, एयर में। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर। अब इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, सो इट्स अ वर्चुअल इमेज। सो हमको कैसी इमेज मिल रही है, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। सो ऐसा एक ऑप्शन होना चाहिए, इन एयर एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, ये सबसे ज़्यादा राइट है। बी ऑप्शन कह रहे हैं इन रिफ्रैक्टिंग मीडियम एंड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। सो एयर में बन रही है, वो ज़्यादा राइट है। सो ए वुड बी द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, राइट? सो यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड कॉपी डाउन द सोल्यूशन। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है, अगेन दीज आर बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस। बच्चों देखो सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है, अच्छा इनकेस मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपके पास ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ ना बच्चों, आप डायग्राम से एनालिसिस कर सकते हो कि क्या डेटा है और क्या पूछा है, ठीक है ना? थोड़ी कोशिश करो। सो आपके नोट्स का जो सेकेंड क्वेश्चन उसमें लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ पोल ऑफ अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सो ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोला गया है, कौन सा वाला स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो नहीं बता रहे, यानी कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स वो दिया हुआ नहीं है। बाउंडिंग अ मीडियम ऑफ म्यू इक्वल टू 1.5, सो म्यू इज 1.5 फॉर दैट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। इफ द इमेज इज वर्चुअल, सो इमेज वर्चुअल बनी है बच्चों, जैसे अभी बनी थी वर्चुअल इमेज इसके पहले वाले क्वेश्चन में। कैसे पता चला वर्चुअल, नेगेटिव आया था डिस्टेंस। सो अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आएगा तो इट वुड बी अ वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर देन द स्फेरिकल सरफेस इज। अब स्फेरिकल सरफेस का आप नेचर कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है ना? सो आपको स्फेरिकल सरफेस की रेडियस भी पूछी गई है और उसका नेचर भी पता नहीं, मतलब कॉनकेव कॉन्वेक्स भी डिसाइड करना है और रेडियस भी पता करनी है। तो रेडियस पता करने के लिए ये फॉर्मूला तो होगा। अब कॉन्वेक्स कॉनकेव कैसे डिसाइड करोगे, तो मैं आपको थोड़ा सा बच्चों समझाना चाहूँगा। सोचो अगर सरफेस कॉनकेव है, इसके पहले वाला क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, तो इसका सेंटर इस तरफ होगा, तो पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस इस तरफ आएगा, यानी कि उसकी रेडियस नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर कॉन्वेक्स सरफेस होगा बच्चों, मैं इसी पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसका स्फीयर ऐसा होगा, सेंटर इस तरफ होगा, पोल से सेंटर का डिस्टेंस इस बार पॉजिटिव आएगा, यानी कि अगर आर पॉजिटिव आया तो मैं कह सकता हूँ कि वो कॉन्वेक्स सरफेस होगा, और अगर आर नेगेटिव आया तो मैं बोल सकता हूँ वो कॉनकेव सरफेस होगा। ये क्लियर है? सच में सिंगल सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ। सो चाहिए तो आप ये नोट भी कर सकते हैं सोल्यूशन कॉपी करने से पहले। रेडियस नेगेटिव आई तो कॉनकेव होगा और रेडियस पॉजिटिव आई तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्वेक्स। अभी क्वेश्चन फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ। वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है जो किसी स्फेरिकल सरफेस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है एयर में। सो यानी कि अब वो सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, मुझे नहीं पता कि वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स है, ठीक है ना? सो आई डोंट नो अबाउट इट कि एग्जैक्टली वो सरफेस कैसा है। सो क्या करें, हम कोई भी एक मान सकते हैं और रेडियस की वैल्यू से मुझे पता चल जाएगा कि वो कैसा है। सो मान लो बच्चों मैं उसको कॉनकेव सरफेस लेता हूँ, ऐसे ही मेरा अजम्पशन है, ये गलत भी हो सकता है। और वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इसके सरफेस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ये एयर में जहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और रिफ्रैक्टिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अब इसकी जो इमेज बन रही है वो बन रही है वर्चुअल एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट 10 पर है और इमेज 40 पर बन रही है, तो आपको इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से थोड़ा ज़्यादा बताना चाहिए। सर इस तरफ क्यों ड्रॉ किया? वर्चुअल इमेज यानी इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव आना चाहिए। यही बेसिक है बच्चों जो आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना चाहिए। इससे पहले वाले लेक्चर में, उसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस में या लेंसेज के केस में अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया तो रियल इमेज मानी जाएगी, और अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आया तो वर्चुअल इमेज मानी जाएगी। सो अगर वो कह रहे हैं वर्चुअल इमेज है तो मैं इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव यानी इस तरफ इमेज बनाऊंगा। सच बोलो, समझ में आ रहा है? थैंक यू। अब क्या करेंगे बच्चों पता है? हाँ, अब ऑब्जेक्ट ये रहा तो लाइट डेफिनेटली ऐसे जाने वाली है। सो लाइट यहाँ से वहाँ जा रही है, जहाँ जा रहा है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। सो ये लिखा 1.5। इमेज का डिस्टेंस वर्चुअल होने की वजह से -40, ये 1। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -10 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1.5 - 1 डिवाइडेड बाय आर। आर मुझे पता नहीं है,
सो अब हम काम कर सकते हैं बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 1/10 को आगे लिखा पॉजिटिव है इसलिए, -1.5/40 इज इक्वल टू 1/2r, समझा क्या? 1.5 - 1 0.5, 0.5 को हाफ, ओके। सो नाउ ये 40 है तो इसको 40 करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, सो 4 - 1.5 इज 2.5 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 1/2r। सो आपके 2r, या मैं इसको 20 कर सकता हूँ, एनीवे चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और इजीली बताता हूँ। 2r वुड बी इक्वल टू क्या आएगा, 40 डिवाइडेड बाय 2.5, अब ये 2 ने इसको 20 कर दिया, सो r की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। देखो बच्चों आपका r पॉजिटिव आ रहा है, r अगर पॉजिटिव आ रहा है तो समझ जाना इट विल बी वेरी गुड कॉन्वेक्स सरफेस। सो सरफेस कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग है और उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है। दिस इज गिवन एज ऑप्शन, देख लीजिए आप ऑप्शन कौन सा दिया उन्होंने, बी वाला ऑप्शन, कॉन्वेक्स विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर 8 सेंटीमीटर। चलो बच्चों और आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। आप स्क्रीन को पॉज करके ये कॉपी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लेवल 1 का थर्ड क्वेश्चन। फ्रॉम लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है बच्चों पता है? क्वेश्चन थर्ड आपसे कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन रेयर मीडियम फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इस बार क्लियर है कि सरफेस कॉन्वेक्स है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, रेडियस भी 10 सेंटीमीटर दी गई है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम इज 1 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज 2, पोजिशन ऑफ द इमेजेस। तो बेसिकली आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इमेज की पोजिशन डिसाइड करनी है, पर ये बार ये तो क्लियर है बच्चों कि सरफेस कॉन्वेक्स है, यानी इसका सेंटर इस तरफ होगा, यानी इसकी रेडियस पॉजिटिव होगी। इस तरफ का मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने 2 दे रखा है, इस तरफ एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दे रखा है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है सरफेस से वो 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? 20 सेंटीमीटर पर है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है ना बच्चों? ओके, सो चलिए आगे चलते हैं, कैसे करेंगे आप मुझे बताइए। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट -20, बोलो बच्चों, नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ अभी आपने पढ़ा था कॉन्वेक्स में पॉजिटिव लेंगे, सिंगल कॉन्वेक्स में μ2, जहाँ रे ऑफ लाइट जा रही है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, जहाँ से आ रही है रे ऑफ लाइट वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ये सारी चीज़ें यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं। सो μ2 इज 2, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, सो μ2 इज 2, इमेज डिस्टेंस हमें नहीं पता है, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय -20, दिस विल बी 2 - 1 डिवाइडेड बाय r एंड रेडियस इज गिवन एज +10। चलो बताओ क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय v प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20 वुड बी 1 डिवाइडेड बाय 10। सो 2 डिवाइडेड बाय v विल बी 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 20। सो अपना मेथड क्या है? डिनोमिनेटर को सेम करने का मेथड है। सो ये 10 को 20 करने के लिए 2/20 माइनस 1/20, यानी इफेक्टिवली 1/20 इज 2/v। सो आपको v का वैल्यू आ रहा है +40। सो अगर v की वैल्यू +40 आ रही है यानी इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है, सो पॉजिटिव यानी इमेज यहाँ कहीं तो बनने वाली है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? सो वो कहाँ बन रही है? डेंसर मीडियम में, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन डेंसर मीडियम, ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए। 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल एंड इनसाइड द डेंसर मीडियम। ठीक है बच्चों? सो ये थे कुछ सिंपल से क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस। इनमें काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जो मैं चाहूँगा कि हम सब ट्राई करें। आप लेवल 2 में आ जाइए, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं भी चेक कर लेता हूँ, माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर 6, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 6। सो रिफ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, लेवल 2 से क्वेश्चन नंबर 6। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, जिनके पास नहीं है क्वेश्चन किसी कारण से, तो आप देखिए, F1 and F2 represent the first and the second focal length of a single spherical refracting surface। एक ही spherical refracting surface है जिसके दो फोकस है, फर्स्ट एंड सेकेंड फोकस। ये उन बच्चों को क्लियर हो रहा है जिन्होंने लेंस की स्टार्टिंग में मैंने बताया था, हाँ, कि 2 प्रिंसिपल फोका होते हैं, तो वैसी वो बात कर रहे हैं। सो 2 फोकस है, तो आपको दोनों फोकस का रिलेशन चाहिए
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, ठीक है। आप इसको एक रिजल्ट की तरह भी ले सकते हो बच्चों, और एक एमसीक्यू की तरह भी ले सकते हो, तो एकदम अच्छे से हम इसको समझते हैं। ये क्या करें आपसे पता है, एक सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मैं उसको कॉन्वेक्स मान लेता हूँ, जिसके दो तरफ, इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ1 है, इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि μ2 अपॉन μ1 जरूरत पड़ने पर आप म्यू ले सकते हो। अब फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस का मतलब क्या है, तो जैसे कि बच्चों आप जानते हो, जब लाइट इन्फिनिटी से आती है तो रेस पैरेलल आती है, और उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। व्हेन रेज आर पैरेलल तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर ना। तो ऐसा फोकस जब रेज इन्फिनिटी से आ रही है, यानी कि पैरेलल आ रही है और इमेज फोकस पर बन रही है, दैट इज टेकन एज सेकेंड फोकस। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है और इमेज इन्फिनिटी पर बनने वाली है तो उसको बोलेंगे सेकेंड फोकस, ठीक है। रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, मेरे कहने का मतलब सेकेंड फोकस वो होता है बच्चों, सेकेंड फोकस वो होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा और इमेज का डिस्टेंस फोकल लेंथ f2 के जितना होगा, सेकेंड फोकस इसलिए f2 लिखा है। और फर्स्ट फोकस वो होता है बच्चों, फर्स्ट फोकस वो होता है बच्चों जिसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर है और इमेज का डिस्टेंस इन्फिनिटी है। फर्स्ट फोकस इसलिए f1। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो। रेस पैरेलल आई तो इमेज फोकस पर बनती है, ऑब्जेक्ट फोकस पर तो इमेज इन्फिनिटी पर जा रही है, बस वो दो केसेस है। अब ये दोनों ही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हम देखते हैं। चलो मेरी मदद करो, अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूशन में यहाँ करता हूँ, प्लीज हेल्प मी स्टूडेंट्स। सो आपको मिलेगा u अगर इन्फिनिटी है ये, तो ये वाला टर्म जीरो हुआ, तो आपको मिला μ2 डिवाइडेड बाय v की वैल्यू f2, वो टर्म जीरो हो गया, इन्फिनिटी से डिवाइड किया तो जीरो, इज μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। अभी क्लियर, ये समझा? ओके, सो यहां से मैं बोल सकता हूं कि f2 की जो वैल्यू होगी, f2 की जो वैल्यू वो क्या होगी बच्चों, इट विल बी μ2 इंटू r अपॉन μ2 माइनस μ1। अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होगा, इस तरफ होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम। कॉन्वेक्स लिया ना आपने, कॉन्वेक्स में आर भी पॉजिटिव होता है, ऑलराइट। पर अगर बच्चों ये वैल्यू अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं, सो आपको क्या मिलेगा, चलिए मैं दूसरे कलर से लिखता हूं। चलिए, सो μ2 अपॉन v, v इंफिनिटी तो जीरो, माइनस μ1 इज μ1, u1 इज f1, दैट वुड बी μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। सो आपकी f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, f1 की वैल्यू हो जाएगी, या पहले चलो इसको ऐसे लिखते हैं, नो प्रॉब्लम, अच्छे से करो। μ1 अपॉन f1 विल बी माइनस ऑफ क्या लिखा जाएगा, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r, ठीक है। अब बच्चों यहां से मुझे अगर f1 फाइंड करना है, f1 अगर मुझे f1 की वैल्यू ढूंढनी है, अगर मुझे f1 की वैल्यू ढूंढनी है, सो यहां से f1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चे बताएंगे आप, f1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ μ1 इंटू r अपॉन μ2 माइनस μ1। इनको आप रिस्पेक्टिवली इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 नाम दे सकते हो। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है बच्चों जो हम डिस्कस करें तो अच्छा है। अच्छा, पहले जो क्वेश्चन के ऑप्शंस थे या क्वेश्चन का जो आंसर था वो देख लेते हैं। सो उन्होंने आपको f1 और f2 में रिलेशन पूछा था। सो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, यहां से μ2 बाय f2 इज μ2 माइनस μ1 अपॉन r, इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 3 से μ1 अपॉन f1 इज माइनस ऑफ दिस। क्या ये ब्रैकेट वाला टर्म और ये टर्म सेम है? सो कैन वी से फ्रॉम 1 and 3, फ्रॉम 1 and 3, 1 और 3 से अगर हम देखें बच्चों तो क्या हम लिख सकते हैं μ1 अपॉन f1, μ1 अपॉन f1 विल बी माइनस ऑफ दिस μ2 अपॉन f2। सो मैं लिख सकता हूं f2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ μ2 बाई μ1 इंटू f1, ये रिलेशन है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन था μ2 बाई μ1 इज म्यू, सो आपको मिलेगा f2 इज म्यू टाइम्स ऑफ f1। ये
चलो ये तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन था उसके लिए मैंने सॉल्व किया। मैं बात करता है एक्स्ट्रा कि अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें बच्चों, एक बात बताओ बच्चों, अगर आप F1 और F2 को ऐड करें, प्लीज ध्यान देना, F1 और F2 को ऐड करें, कीजिए ऐड। F1 और F2 को अगर आप ऐड करोगे सो R अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन, R अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन। F1 और F2 को अगर आप ऐड करोगे सो व्हाट यू गेट, इफ यू ऐड F1 प्लस F2, ये डायग्राम फिलहाल मैं यहां से हटा देता हूं, ओके। सो इफ आई ऐड F1 एंड F2, सो बेसिकली इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 2 एंड 4। सो व्हेन यू ऐड इक्वेशन 2 एंड 4 व्हाट यू गेट, म्यू टू अपॉन R अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू वन इंटू R अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन, दोनों को ऐड किया इज F1 प्लस F2। समझने वाली बात है बच्चों। सो R कॉमन आ जाएगा यहाँ से, देखो डिनोमिनेटर सेम है, सो म्यू टू माइनस म्यू वन ऊपर, नीचे भी म्यू टू माइनस म्यू वन इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो हो सकता है किसी बुक में ये क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट फोकस है, सेकेंड फोकस है, दोनों ही फोकल लेंथ F1 F2 है, उसका एडिशन क्या होगा, तो आंसर होगा F1 प्लस F2 इक्वल्स टू R। सो ये भी एक रिजल्ट है, F2 इज म्यू टाइम्स ऑफ F1, हालांकि ये याद रखना ज़्यादा अच्छा है। और क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो मैं एक बात बताऊँ, अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करो, चलो मेरे लिए ऐड करो, 1 और 3 को ऐड करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करो, 2 और 4 को ऐड किया तो ये हुआ ना, 1 और 3 को ऐड करो, ऐड 1 एंड 3, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, सो म्यू टू अपॉन F2, म्यू वन अपॉन F1, सॉरी 3, ये म्यू टू अपॉन F1, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। उस तरफ के टर्म क्या देखो, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन R, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन R, ये प्लस है वो पूरा माइनस है, सो एग्जैक्टली सेम वैल्यू नेगेटिव है, तो ऐड करने पर डबल नहीं जीरो ना, अरे 5 में -5 ऐड किया तो आंसर क्या आता है 0। सच्ची समझाए, वापस देखिए इसको, जब आप इससे जोड़ोगे सो ये वाला टर्म पॉजिटिव है, ये वाला टर्म नेगेटिव है, तो ऐड होकर क्या हो जाएगा 0। सो आपको मिलेगा म्यू टू अपॉन F2 प्लस म्यू वन अपॉन F1 इज 0। किसी किसी में ये भी वो दे सकते हैं। सो ये 3 रिजल्ट है, एक तो इस क्वेश्चन में था F1 प्लस F2 इक्वल टू R, ये इंडिविजुअल फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकस की लेंथ और सेकेंड फोकस की लेंथ आप याद कर ले तो अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसको हम थियोरी में भी कंसिडर कर सकते हैं, बट इट्स अ रियली अ गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड थिंग्स। प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन। So these were few questions students based on refraction at single spherical surface. Now let us move back to level 1, and in that we will discuss questions based on Lensmaker's equation। मतलब क्वेश्चन 4 से हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सो अब ये जो क्वेश्चन होंगे बच्चों, ये लेंसेज के क्वेश्चन है। अब तक जो क्वेश्चन थे वो रिफ्रैक्शन एट सिंगल स्फेरिकल सरफेस के थे, अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो लेंसेज के क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखिए, लेंसेज के क्वेश्चन में लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड ऑन लेंसेज, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास 1.5 इज इमर्स्ड इन वाटर कंपेयर टू इट्स पावर इन एयर, इट्स पावर इन वाटर विल बी। मतलब वो कह रहे एक लेंस थी जिसको हमने पानी में डुबा दिया, तो उसका जो एयर में पावर था और जो वाटर में पावर होगा उसको कंपेयर करके आप बताइए। सो बेसिकली आपको पावर को कंपेयर करना, ठीक है। ये भी एक सिनॉप्सिस का पॉइंट हम ले सकते हैं, पर अच्छे से समझते हैं। आई कैन गिव यू डायरेक्ट आंसर ऑल्सो, बट लेट्स नॉट फॉलो दैट अप्रोच। सो अभी लेंस का पावर, डू रिमेंबर लेंस मेकर्स इक्वेशन, 1/f इज म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 इन द ब्रैकेट। कॉन्वेक्स है और मैं इक्वी कॉन्वेक्स मान लेता हूँ। सो ऐसा क्यों किया आपने, ऐसे आप 1/r1 प्लस 1/r2 भी ले सकते हो, बट मैं मान लेता हूँ कि इक्वी कॉन्वेक्स है। आपके ओवरऑल एक्सप्लेनेशन में इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है बच्चों। सो लेट मी टेक इट एज इक्वी कॉन्वेक्स, क्वेश्चन में दिया नहीं, मैं ले रहा हूँ। अच्छा, सो बट 1/f क्या होता है बच्चों, पावर होता है। सो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1 फोकल लेंथ इन एयर वुड बी म्यू ऑफ लेंस, एयर के लिए रिफ्रैक्टेड इंडेक्स 1 है, मतलब जब उस लेंस को मैंने हवा में रखा है तो आसपास एयर है, तो रिफ्रैक्टेड इंडेक्स 1 इन द ब्रैकेट 2/r।
अच्छा 1 अपॉन फोकल लेंथ इज नथिंग बट पावर, तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूँ पावर इन एयर विल बी दिस. आई होप यू अंडरस्टूड, है ना. 1 अपॉन फोकल लेंथ फॉर लेंस इज पावर, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग का कॉन्सेप्ट. ठीक है, अब इसी को जब मैंने लिक्विड में इमर्स कर दिया या वाटर में इमर्स कर दिया तो क्या होगा, मैं डायग्राम से समझाता हूँ. अगर आपने लेंस को पानी में डुबा दिया ऐसे, अब बताओ लेंस के दोनों तरफ का मीडियम कौन हुआ, वाटर, तो सराउंडिंग क्या ले जाएगा, वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम. सो आपको 1 अपॉन, अच्छा पावर इन वाटर would be equal to 1 अपॉन फोकल लेंथ इन वाटर, दैट विल बी म्यू ऑफ लेंस, सराउंडिंग में वाटर है तो म्यू ऑफ वाटर -1 इन द ब्रैकेट 2/r. रेडियस पर असर नहीं पड़ा, दैट्स माय इक्वेशन नंबर 2. अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो एयर में जब वो था तो आप म्यू ऑफ, अच्छा 2/r तो सेम है, -1 सेम है, तो पावर पर क्या असर पड़ेगा वो कौन डिसाइड करेगा, ये वाला टर्म. डेफिनेटली यहाँ पे म्यूएल है और यहाँ पे आपने म्यूएल को म्यू वाटर से डिवाइड किया. सो जब आप किसी क्वांटिटी को वैल्यू से डिवाइड करोगे जो एक से ज़्यादा है तो ये डेफिनेटली टर्म कम हो जाएगा. सो दिस टर्म विल रिड्यूस, गया ऊपर से. अरे गधा, मैं कह रहा हूँ पहले अगर वो 2 है सो पहले 2/1 था, अब मान लें 2/1.5 भी आया, सो डेफिनेटली ये रेशियो 2 होगा और ये रेशियो 2 से छोटा होगा. सो जब पानी में हमने डुबाया तो ये वाला जो पैरामीटर था, ये वाला, वो वाला पैरामीटर रिड्यूस हो गया. अगर वो पैरामीटर रिड्यूस हो गया यानी पावर कम हो जाएगा, और अगर पावर कम हुआ तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी. पावर और फोकल लेंथ इनवर्स है, मस्त जा रहा है ऊपर से. फिर से देख, पहले ये था सिर्फ, अब डिवाइड बाय वाटर है, सो वाटर से अगर आप डिवाइड करोगे सो डेफिनेटली ये टर्म छोटा हो जाएगा, ये टर्म छोटा यानी कि पावर छोटा, पावर कम तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. सो जब किसी भी लेंस को, जब वो एयर में थी और लिक्विड में इमर्स करोगे तो फोकल लेंथ विल इंक्रीज एज कंपेयर टू दैट इन एयर एंड पावर विल डिक्रीज. इसका रेशियो भी आप चाहिए तो बाय हार्ट कर लो बच्चों, कई जगह काम आएगा. अगर आप डिवाइड कर लो पावर इन वाटर अपॉन पावर इन एयर, वाटर की जगह पे कोई और लिक्विड भी हो सकता है बट मैं वाटर मान के चल रहा हूँ, क्या होगा बच्चों, ये दोनों डिवाइड हो गए, आपको मिला म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ वाटर -1 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ लेंस -1. कई बार आपको ये काम आएगा. ये पावर का रेशियो, और फोकल लेंथ का रेशियो उल्टा आना चाहिए, फोकल लेंथ इन एयर अपॉन फोकल लेंथ इन वाटर. इज दैट क्लियर? सो पानी में डुबाने पर पावर विल डिक्रीज, फोकल लेंथ विल इंक्रीज, अगर पहले हवा में था तो. अब उल्टा कर लो, पानी से बाहर निकालो आप, सो पावर विल इंक्रीज एंड फोकल लेंथ विल डिक्रीज. फॉलोड एवरीवन? अब शायद इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो मैं चाहूंगा आप ये फॉर्मूला सामने तो उसको ट्राई करना चाहिए. Question number 9. This was question number 4. I want you all to have a look at question number 9 on the same page. Same page पर question number 9 देखिए बच्चों प्लीज. Question 9 क्या कह रहा है बच्चों? The focal length of a convex lens of glass having refractive index 1.5 is 2 centimeter. Now the focal length of the lens when immersed in liquid of refractive index 1.25 will be. मतलब उसको लिक्विड में इमर्स कर दिया तो फोकल लेंथ कितनी होगी. मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, अब यही प्रैक्टिस से फॉर्मूला याद अगर है तो आपका टाइम बच जाएगा. क्या लिखेंगे बताओ, फोकल लेंथ इन एयर अपॉन फोकल लेंथ इन वाटर विल बी म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ वाटर -1 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ लेंस -1. ओके, व्हाट इज फोकल लेंथ इन एयर? 5. माफ कीजिए, कितना दिया है इन एयर? इट इज 2 सेंटीमीटर. आई एम सॉरी, 2 सेंटीमीटर. और वाटर में आपको फाइंड करना है. म्यू ऑफ लेंस कितना दे रखा है? 2. मिस्टेक हो गई, 1.5 और ये 1.25 है -1 डिवाइडेड बाय 1.5 -1. सो ये तो 2 बाय फोकल लेंथ इन वाटर ही आने वाला है ना. इसको हम डेसिमल को अगर एडजस्ट करें तो ये हो सकता है 150 बाय 125. ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो 150 बाय 125 यानी 6/5. तो होगा 6/5 -1 और ये 1.5 -1 इज 0.5 तो मैं 1/2 लिखता हूँ. सो 6/5 -1 इज 1/5. सो हो जाएगा 1/5 डिवाइडेड बाय 1/2. तो बेसिकली 1/10 आएगा वो, नॉट 1/10. 1/5 डिवाइडेड बाय 1/2 यानी मल्टीप्लाई बाय 2. सो अब ये 2 और 2 कैंसिल हो गया. तो फोकल लेंथ इन वाटर क्या होगी? 5.
जो हमने पढ़ा वो प्रूव हो गया बच्चों। एयर में जो फोकल लेंथ थी वो 2 थी, पानी में डुबाने पर फोकल लेंथ ज्यादा हुई। सो आपने तो बोला था इधर कम होती है, पावर कम फोकल लेंथ ज्यादा, प्रूव हो गया। क्या बच्चों ये बात समझ में आई? श्योर। हो सकता है उन्होंने फोकल लेंथ की जगह पावर दिया होता तो आप फिर भी निकाल सकते थे आंसर। क्या क्लियर है बच्चों ये? सो ये 4th और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाइए। 5 सारे क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा बच्चों, जहां मुझे लगेगा इजी क्वेश्चन है आई विल जस्ट गिव यू डेटा एंड विल मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस इज 15 एंड 30। सो दोनों रेडियस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, एक 15 है और एक 30 है। यानी डबल कॉन्वेक्स में दोनों रेडियस साइन कन्वेंशन के पॉजिटिव आती है। कंफ्यूजन हो रहा है 2 लेक्चर पीछे जाओ, रिवाइज करो। डबल कॉन्वेक्स लेंस में R1 पॉजिटिव होता है, R2 नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है फिर। सो ये R1 R2 की वैल्यू दे रखी है और म्यू की वैल्यू भी आपको दे रखी है 1.5। आपसे पूछा गया फोकल लेंथ, आपको f फाइंड करना है। f लेंस मेकर इक्वेशन 1/f इज म्यू माइनस 1 in the bracket 1/R1 plus 1/R2 after using the sign convention। सारी वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट करके आंसर ले आना, ठीक है। 6 क्वेश्चन, हाँ विल नॉट वेस्ट टाइम इन इजी क्वेश्चंस बच्चों, और मैं चाहता भी नहीं कि आप भी ऐसा करो। 6 क्वेश्चन में आ जाओ। कोई क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कह रहे कि द 2 spherical surfaces of a double concave lens, concave ओके, हैज द सेम रेडियस r। सो 6 क्वेश्चन में कॉन्केव लेंस है और दोनों ही रेडियस r के बराबर है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एनक्लोज्ड बाय द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज म्यू, यानी कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखा है, आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी। चलो भाई, सो 1/f क्या होता है? कॉन्केव लेंस में माइनस आता है, सो अब आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है, f की वैल्यू चाहिए। सो ये क्या रिजल्ट आ रहा है बताइए? माइनस, चाहे रेसिप्रोकल ले लेंगे, सॉरी, माइनस R/2 मैं लिखूंगा म्यू माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखिए R/2 म्यू माइनस 1 विथ माइनस साइन, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सो ये माइनस में अंदर भेजता हूं, सो R/2 1 माइनस म्यू, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ये राइट आंसर है, बट ये ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। सो ऑप्शंस को मैच कराने के लिए माइनस साइन के साथ नहीं दिया है, और कॉन्केव में फोकल नेगेटिव आनी ही चाहिए। सो सी वुड बी मोर अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चलो 7 देखो, 7 भी 4th और 9th की तरह ही है। A lens is made up of material having refractive index 1.5, both the sides are convex, यानी डबल कॉन्वेक्स है वो। It is dipped in water of 1.33, पानी में डुबाया तो क्या होगा? मुझे बताइए, जब वो लेंस एयर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, 7 क्वेश्चन, when it is in air, तो what is power in air? 1/4 focal length in air, ये क्या था? म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 इन द डब्बा 2/r, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 1.5 माइनस 1 इंटू 2/r। अब ये तो पॉजिटिव है, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव आने वाला है, मतलब वो एयर में कन्वर्जेंट लेंस है। जब मैंने उसको वाटर में डिप किया तो 1/4 फोकल लेंथ इन वाटर, म्यू ऑफ लेंस 1.5, म्यू ऑफ सराउंडिंग 1.33। 4th and 9th क्वेश्चन, इफ यू वांट यू कैन रिफर टू दैट। माइनस 1 इंटू 2/r। मुझे बताओ जो भी हुआ बच्चों, अभी भी 1.5 1.33 से बड़ा है मेरे बच्चों। सो अगर ये बड़ा है यानी ये रेशियो 1 से ज्यादा आएगा, तो अभी भी ये पॉजिटिव ही आने वाली, गया ऊपर से। 1.5 upon 1.33 विल बी ग्रेटर देन 1। सो ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव, अभी भी पावर उसका पॉजिटिव ही है। सो मतलब इट इज स्टिल कन्वर्जेंट। पहले भी वो कन्वर्जेंट था, एयर में भी कन्वर्जेंट है और लिक्विड में भी कन्वर्जेंट है। सिर्फ ये हुआ कि एयर में जितना पावर था उससे कम पावर वाटर में होगा। सो एयर में भी कन्वर्जेंट था, वाटर में भी कन्वर्जेंट है, वाटर में जाने पर पावर कम हो गया। सोचो अगर ऐसे किसी दूसरे लिक्विड में डालते जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 होता, जस्ट मेरे लिए अज्यूम करो 2 होता, सो ये 1.33 की जगह कितना आता है 2। अभी 1.5/2 करते तो रेशियो लेस देन 1 होता,
तो नेगेटिव होता, यानी वो कन्वर्जन से क्या बन जाती, डाइवर्जेंट। नहीं समझा? अभी जो क्वेश्चन दिया उसमें 1.5 - 1 पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पहले कन्वर्जिंग पॉजिटिव, ये भी रेशियो पॉजिटिव है, सो अभी भी कन्वर्जिंग है। तो जितना कन्वर्जिंग एयर में था उससे कम कन्वर्जिंग वाटर में है, पावर रिड्यूस हुआ बट नेचर चेंज नहीं हुआ। फिर मैंने खुद का एक क्वेश्चन बनाया, अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से ज़्यादा हो जाता, 1.6 अगर हो जाता तो ये नेगेटिव हो जाता, तो जो एयर में कन्वर्जिंग था वो वाटर में डाइवर्जिंग बन जाएगा। इसीलिए बाय हार्ट मत करो, सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें वेरी कर सकती है। सो दिस वाज 7th क्वेश्चन। चलो 8th क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों प्लीज। 8th क्वेश्चन कह रहे हैं, 8th क्वेश्चन में कह रहे हैं द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ थिन प्लेन कॉन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर। सो ये पहला क्वेश्चन है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, इज 15 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, पावर पूछा है। सो 1 second, power is 1 / focal length, that is mu - 1 in the bracket 1 / r। प्लेनो कॉन्वेक्स में 1 / r लिखते हैं, बाय कॉन्वेक्स में 1/r1 + 1/r2, इक्वी कॉन्वेक्स में 2/r। सो प्लेनो कॉन्वेक्स में 1/r। अब प्रॉब्लम ये ना बच्चों की पावर के तभी है जब फोकल लेंथ मीटर में आएगी। फोकल लेंथ मीटर में आने के लिए रेडियस भी मीटर में होनी चाहिए। अगर आप रेडियस सेंटीमीटर में सब्स्टिट्यूट करोगे तो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आएगा, पर उससे जो पावर आएगा वो गलत होगा। पावर जब कभी भी आप एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग फोकल लेंथ इन मीटर्स। ऑलराइट, सो पावर को लिखा जाएगा म्यू ऑफ लेंस, हाउ मच इज दैट, क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है, 1.6 - 1 1 upon radius, how much is the radius given, 15 सेंटीमीटर, so 10 to the power -2, ऊपर जाके 100 हो गया वो, so ये हो जाएगा 0.6 into 100 divided by 15, so ऊपर 60 नीचे 15 तो +4 diopters, so this is unit of diopters, the unit of power, answer is +4d। अगर आप ये 15 में रखते तो क्या था, 0.6/15 गड़बड़ हो जाता, ऐसा मत करना। क्वेश्चन नंबर 10 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में रेडियस दिया था और पावर पूछा था, उसमें आपको फोकल लेंथ और रेडियस दोनों दिया हुआ है और आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, आप वो प्लीज़ ट्राई कर लेना। सो मैंने आपको खुद से सॉल्व करने के लिए आई गेस 2 क्वेश्चन दिए इनमें से। अब अगले जो क्वेश्चन है वो थियोरी ऑफ लेंसेज पर है। सो पहले हमने रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन किए, सिंगल सरफेस के, फिर लेंस मेकर इक्वेशन के क्वेश्चन किए, अब हम थियोरी ऑफ लेंसेज के क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए 11th क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये क्वेश्चन बहुत फास्ट होने वाले हैं, ओरली करने वाले हैं, हमारे लेंस की थ्योरी एकदम पावरफुल है, ऐसा मेरा अजम्पशन है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था, इनकेस अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो कॉन्वेक्स लेंस पे मैंने आपसे कहा था -∞ 2f, याद आ रहा है, यहाँ पर f, यहाँ पर 2f और यहाँ पर +∞। ऑब्जेक्ट चला -∞ से 2f, इमेज चलती है f से 2f, ये चला 2f से f, तो इमेज चलती है 2f से +∞। ये चला f से पोल, तो इमेज चली -∞ से पोल। ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल में कहीं पर भी है तो इमेज पोल और फोकस के बीच में होगी फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्केव लेंस के लिए मैंने आपसे कहा था एक ही चीज याद रखो बच्चों, क्या सर, देखो सर, उसमें ऑब्जेक्ट -∞ से पोल के बीच में कहीं पर भी हो, रियल ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज उसके फोकस से पोल के बीच में बनती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, an object is placed at a distance of 5 centimeter from a convex lens of focal length 10 centimeter। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 है और ऑब्जेक्ट 5 पर है। बता ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज इज बिटवीन -∞ एंड पोल। इस तरफ वाली इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इसीलिए रिवीजन जरूरी है। नहीं याद आ रहा है, पॉज करो, पहले वाला वीडियो देखो। अगर आपका ऑब्जेक्ट
फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज बनती है माइनस इंफिनिटी से पोल के बीच में, और इमेज का नेचर था वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा कोई ऑप्शन है वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। सो नाउ इफ यू सी देयर इज ओनली वन ऑप्शन जो ये जस्टिफाई करे, वर्चुअल होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए और मैग्नीफाइड होना चाहिए। सी में वर्चुअल है, डी में वर्चुअल है, बट डी में डिमिनिश्ड है, वो तो नहीं हो सकता। सो फिर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं क्यों सॉल्व करूँ 10 सेंटीमीटर, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, टाइम बचाना होता है एंट्रेंस में। इज दैट क्लियर? हाँ, दो ऑप्शन रहे तो फिर सॉल्व करना। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 बताओ चलो। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ will form a magnified real image of the object. Convex lens of focal length f will form magnified real image. इमेज मैग्नीफाइड भी होनी चाहिए, रियल भी होनी चाहिए। सो अभी याद कर, माइनस इंफिनिटी से 2f तक इमेज रियल तो थी लेकिन डिमिनिश थी। 2f पर रियल थी लेकिन सेम साइज थी। अगर आपको रियल और मैग्नीफाइड चाहिए तो ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में होना चाहिए। सो द आंसर वुड बी ऑब्जेक्ट शुड लाई बिटवीन f and 2f, ऑप्शन सी। ये इजी हो जाता है अगर ये थियरी पता है तो। 13th, द इमेज प्रोड्यूस बाय कॉन्केव लेंस, नाउ इट्स ओपन स्टेटमेंट, इमेज प्रोड्यूस बाय कॉन्केव लेंस। अब ऑब्जेक्ट नहीं बोला ना, कौन सा ऑब्जेक्ट है, जब नहीं बोला तो यू टेक रियल ऑब्जेक्ट। सो अब इजी हो गया, अगर रियल ऑब्जेक्ट होगा तो कॉन्केव लेंस इमेज कैसा बनाएगा, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। सो इट्स ऑलवेज वर्चुअल, दैट इज ऑप्शन ए। ऑब्जेक्ट का नेचर मैं मानता हूं ऑब्जेक्ट नहीं स्पेसिफाई किया, बट नहीं किया तो आप कौन सा मान के चलोगे, रियल। 14th क्वेश्चन देखिए, टू ऑब्टेन अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाना चाहिए, मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। सो ये वर्चुअल इमेज है 3 वाली, तो ऑब्जेक्ट कहां 3 में होना चाहिए, इसीलिए रिविजन जरूरी है। ये रियल, सॉरी यहाँ पे वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बनती है। याद है मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में कहा था मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल माइक्रोस्कोप, हाँ भी याद है। सो ऑब्जेक्ट होना चाहिए फोकस और पोल के बीच में, कहाँ पर ये, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी लेस देन फोकल लेंथ, ऑप्शन बी। फोकस और पोल के बीच मतलब लेस देन फोकल लेंथ होगा। 15th वाला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस f/2 फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज विल बी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस f/2, f/2 यानी यहाँ पर है। सो इमेज पक्का वर्चुअल बनने वाली है। सो इमेज इज वर्चुअल। अब वर्चुअल वाले दो हो गए, एट वन ऑफ द फोकाई एंड डबल इन साइज एंड वर्चुअल, और सी वाला एट 2f एंड वर्चुअल। तो इस बार आपको डिस्टेंस निकालना जरूरी हो गया, f/2 यानी फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज वर्चुअल बनने वाली है पर उसकी पोजीशन नहीं पता है, तो पोजीशन आपको निकालनी होगी। 15th क्वेश्चन में पोजीशन निकालनी होगी। What is the object distance given minus f/2? Convex lens की focal length positive plus f. 1/f is equal to 1/v minus 1/u. So 1/f will be equal to 1/v, I don't know, minus 1/u is minus f/2. So minus minus will make it plus. So 1/f plus 2/f. Take it on the other side. 1/v will be equal to 1/f minus 2/f. That gives you minus 1/f. सो रेसिप्रोकल लेने पर v की वैल्यू आएगी माइनस f। v की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस f, यानी इट इज एट वन ऑफ द फोकाई। वन ऑफ द फोकाई कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। वर्चुअल है, वन ऑफ द फोकाई पर है। सर डबल इन साइज कैसे है, डबल इन साइज, चलो आ जाओ मेरे बच्चों। मैग्निफिकेशन वाज v/u, सो v माइनस f है, u की वैल्यू क्या थी, माइनस f/2, सो माइनस f/2 माइनस माइनस प्लस, ये f गया, रेशियो 2 है। सो इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डबल इन साइज, फॉर्म्ड एट वन ऑफ द फोकाई। ऐसा होता तो सबसे ज्यादा राइट होता। 16th वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 16th वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ 16th वाला क्वेश्चन आप देखिए। अब बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, छोटे बच्चे ऐसा सवाल, कॉन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज बननी चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। सो ऑब्जेक्ट का होना चाहिए फोकस और पोल के बीच में, सो बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकस, ऑप्शन ए वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। अभी क्लियर, चले आगे। ओके, सो दिस वर बेस्ड ऑन थियोरी ऑफ लेंसेज लेवल 1। अब लेवल 2 में आ जाइए आप, लेवल 2 में आ जाइए आप। ओके, अब लेवल 2 में ना बच्चों कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो मैं चाहता हूं कि आप खुद से ट्राई करें।
प्लीज मार्क दिस क्वेश्चंस लेवल 2 से। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। हाँ, उस टाइप का क्वेश्चन हम ले चुके हैं। ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइड होना चाहिए मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद। फिर क्वेश्चन 3 भी आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 हमने अब तक देखा नहीं बच्चों, 5 भी नहीं देखा, 6 अभी भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 7 भी मैं आपको ले चुका हूँ। पैरेलल रेज आती है, पैरेलल ही जाती है, विड्थ की साइज बढ़ती है, बीम का विड्थ बढ़ता है, बीम का विड्थ कम होता है, वो वाला क्वेश्चन। 8, 9, 10, 11th ये आप मेरे लिए ट्राई कीजिए, 8, 9, 10। सो मैं आपको खुद से सॉल्व करने के लिए लेवल 2 से जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो 2nd, 3rd, 4th नहीं करना है बच्चों, 5th भी नहीं करना है, 6th हम कर चुके, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 2nd and 3rd. So 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11. These are the questions that I want you to solve. 2, 3, 7, 8, 9, 10 and 11. ये आप मेरे लिए खुद करके लाओगे आप या खुद से करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इसी पेज पर लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा अलग उसमें सोचना है एंड दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग। And this would be our last question on theory of lenses. ठीक है बच्चों? ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 1। जिनके पास नहीं भी है अगर किसी कारण से क्वेश्चंस तो आप प्लीज सुनिए और ध्यान से सुनिए। एन ऑब्जेक्ट इज, माफ कीजिए, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को रखा है 40 सेंटीमीटर पर, टू द लेफ्ट ऑफ इट, यानी कि ऑब्जेक्ट लेंस की लेफ्ट साइड पर है और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जो आपकी लेंस है उसकी डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। इफ द आई इज प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस h बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। राइट साइड में आंखें हैं जो 60 सेंटीमीटर पर है और प्रिंसिपल एक्सिस से h नीचे है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h टू सी द इमेज। इमेज दिखने के लिए h की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? चलो, इन केस अगर आप क्वेश्चन नहीं आपके पास तो ये शायद आपकी हेल्प करे। सो एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर, यानी उसका f 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो 40 सेंटीमीटर पर है। अब यहां से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ h चाहिए। तो ये थोड़ा थोड़ा बच्चों फील्ड ऑफ व्यू जैसा कॉन्सेप्ट है। वंस अपॉन अ टाइम लॉन्ग लॉन्ग बैक प्लेन मिरर जब हमने पढ़ा था तो फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने। सो उसी ऑब्जर्वर को इमेज दिखाई देगी जो फील्ड ऑफ व्यू में आएगा। तो फील्ड ऑफ व्यू के लिए क्या ड्रॉ करोगे आप? एक्सट्रीम रेज। तो मैंने क्या करा, यहां से एक्सट्रीम रेज ड्रॉ करी और ये दोनों रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे कुछ जाएंगी। अब ऐसा तो नहीं है बच्चों कि ये रेज के आगे जाएगी, नहीं जाएगी, जरूर जाएगी। इनका अगर मैं फील्ड ऑफ व्यू मार्क करूं तो ये पूरा फील्ड ऑफ व्यू है। प्रिंसिपल एक्सिस को मैं एक्सटेंड करता हूं, दिस इज द इंटायर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, अब आपका जो ऑब्जर्वर है वो कहां पर है फिर से बताऊं? नो प्रॉब्लम। आपसे बोला गया है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसके लेफ्ट साइड में 40 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, उसके राइट साइड में 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वर है। यहां पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस से h हाइट नीचे है। आपको h की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो h की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो ताकि उसको इमेज दिखाई दे। अगर उसको इमेज दिखाई देनी, यानी कि वो इमेज का जो रेज है या इमेज को बनाने वाली जो रेज है उसके फील्ड ऑफ व्यू में आना चाहिए। सो अब फील्ड ऑफ व्यू कैसे मार्क करते हैं हम? एक्सट्रीम रेज से। इसीलिए ऑब्जेक्ट से मैंने लेंस पर एक्सट्रीम रेज ड्रॉ करी। सो रिफ्रैक्टेड रेज ऐसी जाएगी। सो ये पूरा फील्ड ऑफ व्यू है। आपका ऑब्जर्वर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं नीचे है,
क्वेश्चन में दिया है मैंने, ऊपर भी हो सकता है, अभी फिलहाल नीचे है। सो अगर वो नीचे है बच्चों, आपसे बोला कि मैक्सिमम एज, यानी कि उसकी आंखें प्रिंसिपल एक्सिस से यहां होगी तो दिखाई देगा, यहां होगी तो दिखाई देगा, मैक्सिमम कितना नीचे होगा तब तक दिखाई देगा। समझ में? सो अभी अच्छा बाय द वे, अगर वो ऑब्जर्वर यहां पर है तो उसको इमेज दिखाई नहीं देगी। क्यों सर? क्योंकि वो फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है। यानी मैंने जो डायग्राम में डिस्टेंस भले 60 मार्क किया होगा, 60 डिस्टेंस हमने मार्क कर रखा है, पर वो ऑब्जर्वर यहां पर होगा। अगर उसकी आंखें वहां पर है तो उसको इमेज दिखाई देगी, हाँ, क्योंकि वो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है। यहां होगा तो दिखाई देगी। पार्टिसिपेट करो बच्चों, ऐसे नहीं करते। ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे हैं। अच्छा, ये एक्सट्रीम वाली क्यों ली? फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा है? प्लीज रिवाइज। एक ही बात बोलूंगा मैं, प्लीज रिवाइज। ये रिफ्रैक्टेड रेस ऐसे चली गई। ओके, अब अगर किसी को इमेज को देखना है तो उसको ये पोर्शन में आना पड़ेगा। इस पूरे पोर्शन में से जो ऊपर वाला पोर्शन है वो काम का ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि आपका ऑब्जर्वर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, बराबर। अब वो यहां से 60 सेंटीमीटर है, तो मैंने मान लिया 60 इतना डिस्टेंस है, तो इस एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं 60 सेंटीमीटर की रेफरेंस की। यहां पर है तो उसको इमेज दिखाई देगी, यहां होगा तो दिखती, बट वो इधर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। यहां होगा तो दिखेगा, हाँ, यहां दिखेगा, हाँ, यहां दिखेगा, हाँ, यहां दिखेगा, हाँ, यहां तक दिखाई देगा। इसके अगर यहां आया तो उसको दिखाई देने वाला, शाबाश। क्यों नहीं दिखाई देगा? फील्ड ऑफ व्यू के बाहर है। वेरी गुड। यानी कि मैक्सिमम वो जो नीचे जा सकता है वो ये है, और ये आपको ढूंढना है। सर मिनिमम पूछा होता तो 0। वेरी गुड। अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर बैठ जाएगा वो तो उसको इमेज दिखाई देगी, पर आपसे इसलिए मिनिमम नहीं पूछ के क्या पूछा है? मैक्सिमम। इसलिए रट्टा नहीं मारते बच्चों। हो सकता है एग्जामिनर एग्जाम में मिनिमम वैल्यू ऑफ एच पूछ ले तो आंसर 0 आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच पूछा है, नीचे की तरफ उन्होंने दिया, यानी आपका ऑब्जर्वर यहां बैठा होगा, इससे नीचे जाएगा तो उसको दिखाई देने वाला नहीं। तो आपको एच की वैल्यू फाइंड करनी है। तैयार है आप? चलो आ जाओ बच्चों। पूरे क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दी है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है ना बच्चों, तो देख फोकल लेंथ 20 है, डिस्टेंस 40 है, यानी कि ये 2f हुआ। ऐसे मत करो यार, वो कनेक्ट होना चाहिए। फोकल लेंथ 20 है तो ये डबल 40 है, तो 2f पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 2f पर बनती है। अच्छा लगा ना? हाँ, फिर यही प्रैक्टिस है। सो अगर ये 40 हुआ तो क्या मैं बोल सकता हूं ये डिस्टेंस 20 है? ऐसा कैसा? अरे पूरा 60 बोल रहे हो, ये 40 तो रिमेनिंग 20 हुआ ना। अब हम क्या करते हैं, एच को फाइंड करना है। एक और डेटा क्वेश्चन में बहुत काम की है, वो इसकी डायमीटर दी उन्होंने, डायमीटर। सो ये टोटल हाइट आपको दे रखी है 10। चलो ये पॉइंट को मान लेते हैं ए नाम है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम आई है, इसका नाम मैं नाम रखता हूं डी, इसको नाम रखता हूं मैं एफ। अब हमारे पास दो ट्राइंगल है बच्चों, ट्राइंगल। एक मान लेते हैं ए बी सी, सॉरी ए बी आई, और दूसरा ट्राइंगल है डी एफ आई। ए बी आई और डी एफ आई, ए बी आई एंड डी एफ आई दिखाई दिया? चलो मदद करो। ये मैंने 90 ड्रॉ कर रखा है, ये मैंने 90 ड्रॉ कर रखा है। ये एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट। सो ये बाकी का एंगल भी इक्वल होना चाहिए, यानी दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो रेशियो की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। क्या आपको इसका बेस चाहिए? हाँ सर। सो मैं लिख सकता हूं डी एफ डिवाइडेड बाय इसका बेस इस ए बी विल बी इक्वल टू, सॉरी हाइट, ऑल्टीट्यूड की बात हो रही है, विल बी इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाय बी आई या आई बी, जो भी मैं लिखा। चलो आपको डी एफ में इंटरेस्ट है, राइट? सो डी एफ की वैल्यू मान लो एच है। ए बी की वैल्यू क्या होगी? ए बी 10 या 5? 5। पूरा डायमीटर 10 है तो उसका हाफ क्या होगा? 5। विल बी इक्वल टू आई डी। व्हाट इज आई डी? 20, इसलिए आना चाहिए। अच्छा, ये मैं 40 सॉल्व करके भी ला सकता हूँ, बट इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। सो इट विल बी 20 डिवाइडेड बाय आई बी। आई बी कितना दे रखा है? आई बी 40 सेंटीमीटर। सो ये हाफ हुआ तो एच का वैल्यू हो जाएगा 2.5, यानी मैक्सिमम 2.5 सेंटीमीटर नीचे जा सकता है। मिनिमम 0, मैक्सिमम 2.5। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है? तो आप पॉज करके या तो पीछे जा करके पूरा रिवाइज कीजिए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और हो सके तो एक बार खुद से भी सॉल्व करना, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 लेवल 2 से आप सॉल्व करोगे, और नेक्स्ट टाइम लेंसेज के पार्ट को आगे हम कंटिन्यू करेंगे।
Thank you, students.